हाँ तो बच्चों, आपकी एक क्लास हुई थी 3 तारीख को और एक सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया गया था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। उसी कड़ी में 10 तारीख को 9वें महीने 2020 में एक और क्लास हुई और चैप्टर हमारा वही चल रहा था जिसमें आपने जाना राज्यों को, देसी रियासतों को, राज्यों को किस प्रकार भारतीय संघ में मिलाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई वो निभाई गई थी उस समय के तत्कालिक गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, और उन्हें वो देश के उस समय उप प्रधानमंत्री भी थे। तो जैसे कि ये दिखाया गया, अब इसमें एक बहुत छोटा सा असाइनमेंट था जिसको बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही इसके जवाब दिए, लेकिन कुछ बच्चों को समस्या आई है। कुछ क्वेश्चनों में उन्होंने कहा सर ये आंसर तो इनके ठीक है, लेकिन जैसे पहला प्रश्न है ये कि यहाँ पर इस तरह से पहला प्रश्न है कि भारत के लौह पुरुष किस महान नेता को कहा जाता है। वो ये कह रहे हैं कि लौह पुरुष तो वो समझ रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये समझ में नहीं आया। एक बच्चे का प्रश्न था, तो उसके लिए वीडियो बनाई गई है जिसमें कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ रोशनी डालेंगे। जैसे पहला ही प्रश्न को ले लें, भारत के लौह पुरुष किस महान नेता को कहा जाता है। वो महान नेता का नाम आप सब लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन क्यों कहा जाता है वो भी समझ लीजिए। वो इसलिए कहा जाता है, लौह पुरुष एक संज्ञा है, एक उपाधि है। ये उस व्यक्ति को दे दी जाती है जिस व्यक्ति ने मुश्किल समय पर बहुत ही बेहतरीन और मजबूत फैसले लिए हों और उन फैसलों का बड़ा दूरगामी परिणाम निकला हो। जैसे इन्होंने उस समय देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ रियासतों को समझा बुझाकर, कुछ को सख्ती के माध्यम से, कुछ के साथ थोड़ा अलग से वार्ता करके भारतीय संघ में मिला लिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत का जो नक्शा था बड़ा अजीब होता। हमें एक राज्य से दूसरे राज्य, एक रियासत से दूसरी रियासत में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता, क्योंकि अंग्रेज़ तो साफ कहकर चले गए थे कि कोई भी रियासत भारत में मिले या पाकिस्तान में या वो स्वतंत्र हो जाए। तो ऐसे में इन्होंने बहुत ही मुश्किल फैसले लिए, सख्त फैसले लिए, जिसके बहुत ही दूरगामी और अच्छे परिणाम निकले। इसीलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऐसे ही एक प्रश्न यहाँ ये आ रहा था बच्चों के सामने कि रियासतें अथवा रजवाड़ों से आप क्या समझते हैं। देखो, रियासतें और रजवाड़े ये वो थे जिनके अंदर छोटे बड़े नवाब या राजा शासन कर रहे थे। कुछ रियासतें तो बहुत छोटी छोटी थी, हमारे इलाके से भी छोटी, और कुछ रियासतें तो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो पूरे राज्य से बड़ी थी, जैसे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ की रियासतें। तो रियासतें या रजवाड़े ये वो थे जो इनडायरेक्टली लोगों पर शासन कर रहे थे, और अंग्रेज जो थे वो ये अंग्रेज़ों की बातें मानते थे और अंग्रेज़ों का कहा सुनते थे, अपने राज्य में वो नियम लागू करते थे। अंग्रेज़ों ने इनके पद को इनसे नहीं हटाया था, पर इन्हें पेंशन पे रखा हुआ था एक प्रकार से। अच्छा, एक और प्रश्न में जहाँ कुछ बच्चों को समस्या आई कि ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता के समय देसी रियासतों को कौन कौन से विकल्प दिए। बेटा 3 विकल्प दिए गए। नंबर 1, ये रियासतें, ये रजवाड़े जिनकी संख्या 565 के लगभग बताई गई, इनको अंग्रेजों ने ये कहा सीधे सीधे कि या तो आप भारत में शामिल हो जाएं, कोई बात नहीं, आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या आप चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो ये घोषणा करके अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के समय राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि अब सभी देसी रियासतें अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व में रखने के लिए तैयार थी। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मुश्किल समय पे बहुत ही सख्त फैसले लिए गए, बहुत अच्छे फैसले लिए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, जिसलिए के लिए उन्हें लौह पुरुष ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आप अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। अगली क्लास जो होगी आपकी 17 तारीख को, उसके ऊपर एक असाइनमेंट आएगा, और जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेझिझक आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। उस पर हम ऐसी वीडियो बनाकर आपको शेयर करते रहेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।